हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम देखने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ये अपना जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर देखना क्या है। हमें इसके अंदर देखना है कि कोई भी एलिमेंट यदि आपको दे दिया जाए, मान लीजिए, तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, हम उसको कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बात करेंगे, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर हम उसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, वो कैसे किसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मेटल्स जो हैं उन्हें हम प्राप्त कैसे करेंगे। मान लीजिए नेचर में तो सब मिल रहा है, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो उसके अंदर से कौन सा मेटल किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। अब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस चीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बारे में देखेंगे इनको रिफाइन करके हम अपने यूज में कैसे ले सकते हैं फाइनली। ठीक है बेटा, तो हम इस चैप्टर के अंदर ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टेट कैसी होती है किसी भी पर्टिकुलर मेटल की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे सबसे पहले हम, ताकि हमें पता चल जाए कि यदि हमें कोई सब्सटेंस दे दे, यानी कोई एलिमेंट दे दे, और वो मेटल होगा नॉन मेटल होगा, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात फिजिकल स्टेट की करें तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा हो भाई, एल्यूमिनियम है या आयरन है, हार्ड होते हैं। ठीक है। और सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पर ये क्या होंगे, हार्ड होंगे और सॉलिड होंगे। लेकिन मरकरी जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। यानी ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन यदि हम मरकरी की बात करें, वो भी एक तरह का मेटल है, लेकिन वो जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। ठीक है बेटा। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लस्ट्रस, यानी मेटल्स जो है लस्ट्रस होते हैं, दिस हैविंग शाइनी सरफेस, यानी उनकी सरफेस जो होती है वो चमकदार होती है। जैसे आपने गोल्ड देखा हो, सिल्वर देखा हो, क्या होता है, शाइन होती है, यानी चमक मारते हैं दूर से। उसी तरीके से कॉपर हो गया, वो भी क्या मारता है, शाइन मारता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा भी रखा है पिक्चर में कि जैसे गोल्ड है तो उसकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, यानी बहुत ज्यादा चमकता है। ठीक है बेटा, तो वो भी क्या है, एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, चमकना। चलिए आगे बात करते हैं मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी भी मेटल को पीटने लगे, जैसे आपने देखा होगा लोहा होता है, उसको हथौड़े से मार मार कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी बारीक सी एक शीट बना लेते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को किसी भी मेटल की, जिससे हम क्या बना सके, उसे शीट बना सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेलाबिलिटी बोलते हैं। जिसकी मदद से वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, यानी फॉयल बन जाए विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि एक लोहे का जो रोड है उसको बीट कर करके एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर रहा है, यानी एक शीट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मेटल्स क्या हो जाएंगी, मेलेबाइल हो जाएंगी, यानी कैन बी फॉर्म शीट्स, कैन बी कन्वर्टेड टू थिन शीट्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी किसकी, मेटल्स की, जनरली जो मेलेबिलिटी कहलाती है। अगली प्रॉपर्टी हो सकती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि इन्हें थिन वायर में कन्वर्ट कर सकता है। यानी जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, कॉपर है। कॉपर एक मेटल है। कॉपर मेटल की आपने वायर देखी होगी, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जिस वायर के थ्रू आती है, यदि उस वायर को आप देखोगे तो उसके अंदर जो गोल्डन कलर की एक मेटल पाई जाती है, उसी को हम कॉपर कहते हैं। तो कॉपर को क्या बना सकते हैं हम, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बारीक से बारीक तार जैसा बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को किसी भी मेटल की, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये हो गई मेलाबिलिटी क्या होती है, यानी थिन शीट में कन्वर्ट कर पाना, और डक्टिलिटी होती है थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाना किसी भी पर्टिकुलर मेटल को। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मेटल की, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि अपने अंदर से हीट को पास होने देती है। यानी यदि आप किसी मेटल की रॉड को लो और बर्न करने लगो, एक तरफ से आग रखने लगो, उसको गर्म गर्म करने लगो, तो क्या होगा, दूसरी एंड पर जहां पे आप आग नहीं भी लगा रहे हो वहां पर भी क्या हो जाएगी, हीटिंग होने लगेगी। थोड़ी देर बाद वो भी आपको रॉड गर्म दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पर हमने एक बर्नर लिया है,
एक मेटल की रॉड ले ली, ठीक है, तो कर क्या रहे हैं हम, मेटेलिक वायर को हीट करने लग रहे हैं। तो हीट तो यहां से कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय हम बाद देखेंगे कि जो ये पिन यहाँ पर लगी हुई है ये भी क्या होने लगेगी, हीट होने लगेगी, ये भी हीटेड होने लगेगी। इसका मतलब जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, यानी कंडक्ट कराना अपने अंदर से, ठीक है, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल मतलब हीट, यानी हीट को अपने अंदर से कंडक्ट करा पाने की एबिलिटी को ही हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट से, यानी एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर हैं हीट के, यानी हीट इनके थ्रू पास हो जाती है। अगला, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, फॉलोड बाय कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, यानी सबसे अच्छा सिल्वर एजी है, फिर क्या है, कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है। ये किसका ऑर्डर हो गया, कंडक्टिविटी का, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे अच्छा सिल्वर होगा, फिर कॉपर होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा कंडक्टिविटी में, थर्मल कंडक्टिविटी में। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हीट का अपने अंदर से पास हो जाना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अपने थ्रू पास हो जाना, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अपने थ्रू पास हो जाना। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये कोई सर्किट है, इसके अंदर हमने क्या करा, मेटल की एक फॉइल लगा दी, यानी मेटल हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दी है जो कि एक मेटल है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, यानी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता करता इसके थ्रू होता होता पास होकर इस बल्ब को जलाने लगेगा, यानी ये बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल की हमने फॉइल लगाई है इसके अंदर से करंट पास हुआ है, तभी तो ये बल्ब जल पाएगा। यदि इस मेटल के अंदर से करंट पास नहीं हो पाता तो ये बल्ब जो है वो जलता नहीं। क्लियर है, यदि जल रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, चलिए आगे। अगली प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या आती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जनरली हाई होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसके, मेटल के। क्यों हाई होते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, तो इनको मेल्ट करने में या इनको बॉयल करने में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, ताकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर सके। ठीक है बेटा, इस वजह से इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। डेंसिटी की बात करें तो ये काफी डेंस होते हैं, क्यों, क्योंकि कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास प्रेजेंट होता है। भाई आप कभी एल्यूमिनियम का भिगोना उठाइए, या आप जैसे कोई भी बर्तन हो गया उसको उठाइए जो मेटल से बना हो, वो कंपेरेटिवली आपको हैवी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी है, ठीक है। जनरली मेटल्स आर हैवी बट सोडियम एंड लिथियम आर लाइट मेटल, यानी सोडियम यानी Na एंड लिथियम यानी Li क्या होते हैं, लाइट मेटल होते हैं। क्या होते हैं, लाइट मेटल होते हैं, यानी वजन में बहुत हल्के होते हैं ये कंपैरेटिवली। बाकी सब जो मेटल्स हैं, आयरन हो गया या कॉपर हो गया, वो सब हैवी होते हैं इनके कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, तो ये दोनों लाइट मेटल्स हैं, ये याद रखना है आपको। अगला सोनोरस की बात करें, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो हमें ये बताए कि मेटल्स जो हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस एज दे हैव प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जैसे यहाँ पर ये एक मेटल का बना हुआ कोई शीट है, उसके ऊपर आप हैमर से हिट करने लगो। अब आप हैमर से हिट करने लगोगे तो आपको क्या सुनाई देगी, एक बढ़िया सी तेज साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को मेटल्स की हम कह देते हैं कि वो सोनोरस। क्लियर है बेटा, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं मेटल्स की, कि वो सोनोरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। यहां तक हमने बात कर ली थी कि मेटल क्या है, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, यहां पर भी किसकी बात कर रहे हैं हम, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकली कैसे एग्जिस्ट करती है। तो नॉन मेटल जो है वो एग्जिस्ट करती है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। जैसे यहाँ पर O2 है, क्या एग्जिस्ट करती है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
Br2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सब नॉन मेटल है। I2 जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, यानी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये भी एक नॉन मेटल है। तो ये इसके एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई फिजिकल स्टेट की बात। आगे, क्लोरीन गैसेज आर गैस, मतलब क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। क्लियर है? चलिए, ब्रिटल की बात करें। ब्रिटल मतलब होता है ब्रेक हो जाना। क्या हो जाना? ब्रेक। जैसे आपने गिलास देखा होगा, कांच के गिलास जो होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, आप घर में जब यूज कर रहे हैं, मान लीजिए चाय पी रहे हैं, उसमें अंदर पानी पी रहे हैं, तो क्या होगा, गलती से बच्चे गिर देते हैं, तो गिरने के बाद क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है? ब्रिटल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकन हो जाते हैं इनटू पीसेस। यानी यदि कोई कांच का गिलास है तो वो जमीन पे गिरते ही एकदम ब्रेक हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल से बना हुआ होता है ग्लास। क्लियर है? आगे क्या कहता है? दीज कैन नाइदर बी हार्म्ड इनटू थिन शीट एंड नॉट ड्रॉन इनटू वायर एज नॉन मेटल आर नाइदर मेलाबाइल और डक्टाइल। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनकी हम शीट्स बना सकते हैं, क्योंकि यदि हिट करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जैसे अभी हमने ग्लास की बात करी, जैसे ही वो सरफेस को हिट करता है, यानी फ्लोर को हिट कर रहा है, तो क्या हो जाता है? चकनाचूर हो जाता है, यानी एक तरीके से ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको हम ब्रिटाइल बोल रहे हैं। ठीक है? तो इसी कारण से यदि हम उसे किसी हैमर से हिट करने लगे तो तब भी वो टूट जाएगा। टूट जाएगा तो थिन शीट नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो हम उसे मेलेबाइल नहीं कहेंगे। साथ ही साथ किसी भी नॉन मेटल की आप वायर भी नहीं बना सकते। ठीक है बेटा? वायर भी नहीं बना सकते। वायर नहीं बना सकते तो वो डक्टाइल भी नहीं होगा। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा? तो थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही गुड थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं और ना ही गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, यानी वे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ही। यानी नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी मेटल हो गया, ग्लास हो गया, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता। ठीक है? आगे, लेकिन इसके अंदर एक बात है कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एलोटोप है, यानी कार्बन एक नॉन मेटल होता है और उसी का ही एक एलोट्रोप एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट। वो एक कंडक्टिंग है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, तो उसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी आ जाती है। सिर्फ ये ही एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, बाकी सब जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं लो डेंसिटीज रखते हैं, क्योंकि वे लाइट होते हैं, यानी वजन में हल्के होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। अगला, सोनोरस, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग, यानी जो साउंड्स होती हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होती यदि नॉन मेटल्स हो। यानी नॉन मेटल हो और उसके ऊपर आप हिट करने लगो तो आपको साउंड नहीं सुनेगी, जैसी आपको मेटल के अंदर ऑब्जर्व होती थी। तो ये सोनोरस नहीं होते, यानी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। अगला, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यानी चमकदार भी नहीं होते नॉन मेटल्स जनरली। जैसे कार्बन है, ब्लैक कलर का होता है, तो वो भी चमकदार नहीं होता, इसका मतलब नॉन लस्ट्रस है। यानी नॉन मेटल्स आर जनरली डल एंड नॉट शाइनिंग। बट आयोडीन और डायमंड शाइन करते हैं। आयोडीन सॉलिड है, शाइन करता है। डायमंड भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, वो भी शाइन करता है। डायमंड कितना अच्छा चमकता है, हीरा। ठीक है बेटा? लेकिन जो सिंपल नॉन मेटल है, यानी जैसे कार्बन दिखा रखा है, ये ब्लैक कलर का होता है, डल होता है, कोई शाइन नहीं करता। ठीक है? इसका मतलब ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, यानी साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर है बेटा? चलिए आगे अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। यहां तक हमने बात करी है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी और नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। अब हमें मेन बात करनी है कि मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, कैसी कैसी रिएक्शन जो है मेटल्स शो करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला, बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर, यानी यदि हम मेटल को करने लगे बर्न एयर के अंदर तो क्या होगा। सबसे पहले क्या कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, यानी मेटल जब भी ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, यानी M2 पॉजिटिव है तो O2 माइनस, यदि M पॉजिटिव है
और O2 है तो M2O, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि अल्कली मेटल की बात करें, अल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। यदि इनको हम एयर में बर्न करें तो ये अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या क्या ऑक्साइड बनेंगे, यदि लिथियम है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाता है Li2O। ठीक है, दो, यहाँ पर क्या है, दो है तो दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4, यानी इस तरीके से बैलेंसिंग हो गई और क्या बन गया, लिथियम ऑक्साइड बन गया। इसका क्या नाम हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया लिथियम ऑक्साइड। चलो आगे, सोडियम यानी Na, O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। इसको भी बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यानी 4 N इधर हो गए, 4 N इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए और 2 ही ऑक्सीजन उधर हो गए, तो बैलेंसिंग हो गई। यानी लिथियम हो, सोडियम हो। अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेशियम की, यानी के की। O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी क्या बनता है, K2O बनता है, यानी पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से, बैलेंसिंग हो गई। कैसे डिसाइड करा कि यही ऑक्साइड बनेगा, देखो K पॉजिटिव है, यानी जैसे Li है ऑक्सीजन के साथ तो बना 2 माइनस +1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, Li2O बन जाएगा। इसी तरीके से यदि सोडियम है +1 O2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई तो Na2O बन गया। इसी तरीके से K भी +1 वैलेंसी शो करता है, ऑक्सीजन -2 करता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, K2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये ऑक्साइड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। चलिए जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो, यदि जिंक की बात करें तो O2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, बैलेंस हो गई। क्लियर है, यानी जिंक ऑक्साइड बनेगा जब जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो कैसे बना है, Zn जो है +2 दिखाता है, O है -2 दिखाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Zn2O2, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ZnO आ गया, तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगी बैलेंस। कैसे बना, इसकी बात करें तो एल्यूमिनियम की +3 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, Al2O3 बन जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। आगे यदि आयरन और कॉपर आपस में रिएक्ट करेगा तो कॉपर जो है O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CuO बनाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड। आगे आयरन यदि O2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Fe3O4। क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है। तो बैलेंसिंग करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, बैलेंस हो जाएगी, यानी Fe3O4 बन जाएगा यदि आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। यदि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनेगा। यदि एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा, यानी Li2O बन जाएगा, K2O बन जाएगा, Na2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात हो गई केमिकल प्रॉपर्टी की कि बर्निंग ऑफ एयर में करेंगे तो क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल है। सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनका ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में, बात कर लेते हैं क्या होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड में। नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्या होता है बेटा, जब मेटल्स के ऑक्साइड डिसॉल्व करे जाएंगे वाटर के अंदर तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यानी मेटल का ऑक्साइड यानी MO है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करा तो क्या बनेगा, MOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए जैसे Na2 है यानी सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाता है। अगला व्हेन मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड और बेस के साथ तो वो सॉल्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा यानी AlCl3 बनाएगा, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी Al2O3 है, बेस के साथ भी यदि रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। इसका क्या नाम होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaLO2। और नीचे क्या बनेगा, यदि ZnO रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2 क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। यानी जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिड के साथ भी बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल ये रहे, जैसे ZnO हो गया, Al2O3 हो गया, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे। अब अगली रिएक्शन है हमारे पास, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये मेटल्स। तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से कि मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन बनेगी और मेटल के ऑक्साइड बन सकते हैं या हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं। ठीक है, अब कब हाइड्रोक्साइड बनेगा कब ऑक्साइड बनेगा इसकी बात करें तो यदि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। यदि वाटर जो है, सॉरी वाटर कह रहा हूं, मेटल जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करे यानी H2O वेपर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस जो है रिलीज होगी। यानी जब पानी गर्म होगा तब मेटल ऑक्साइड बनेगा, जब नॉर्मल वाटर होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर है, सिंपल है। आगे जैसे Na है यानी सोडियम H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaOH बनाता है और H2 और हीट रिलीज होती है। यानी सोडियम को जब पानी में डालोगे, सोडियम का आप पीस लो वाटर के अंदर डालो, क्या होगा, एकदम ब्लास्ट होने जैसा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है और क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से यदि पोटेशियम को भी वाटर के अंदर डालोगे तो वहां पर भी KOH बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है और हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। आगे यदि कैल्शियम की बात करें, उसको भी वाटर में डालोगे तो वहां पे भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 बनेगा। क्लियर है, यानी हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी जब भी किसी मेटल को आप पानी के अंदर डालोगे, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो। आगे यदि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को लिया है H2 के साथ, यानी ये स्टीम है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है स्टीम के साथ क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और H2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जल्दी कौन बनाएगा, Mg बनाएगा मेटल का ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। क्यों, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है तो सबसे जल्दी ऑक्साइड मैग्नीशियम बनाएगा, उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम बनाएगा ऑक्साइड, उससे कम जिंक है तो जिंक बनाएगा फिर ऑक्साइड, उससे कम आयरन है तो आयरन का फॉर्मेशन होता है वाटर के साथ, यानी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है। क्लियर है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। यानी कोई भी जो मेटल है यदि पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, यदि पानी थोड़ा गर्म होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली जो ऑक्साइड्स हैं वो मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ और आयरन के साथ बनते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर जो है थोड़ा हीट करना पड़ता है, नॉर्मल वाटर के साथ उतनी अच्छी रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है। क्लियर है, चलिए आगे यदि हम बात करें एसिड्स के साथ कैसी रिएक्शन होगी भैया, तो रिएक्शन विद एसिड्स, तो मेटल्स डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, बीइंग लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को। यानी कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है तो क्या नहीं कर पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 में जान चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब पॉसिबल होती है, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल जो ऑलरेडी साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हटा पाए। यदि आने वाला मोर रिएक्टिव होगा तभी उसको हटा पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है ये लेस रिएक्टिव होते हैं तो ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते। डिस्प्लेस नहीं कर पाते तो हमारे पास कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है।
किसकी? कॉपर की यानी Cu की, सिल्वर यानी Ag की, और गोल्ड यानी Au की। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बात करते हैं, यदि एसिड के साथ रिएक्ट करें, यानी HCl क्या है? एक एसिड है, तो इसके साथ यदि रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल तो क्या बनेगा? जैसे मेटल है यहाँ पर सोडियम है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में H2 गैस जो है रिलीज होगी, यानी हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगला, यदि मैग्नीशियम है तब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी वहां पर सॉल्ट बनेगा। क्या नाम होता है इस सॉल्ट का? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास बनता है। ठीक है बच्चों। आगे H2 का फॉर्मेशन यानी हाइड्रोजन गैस भी बनती है, यानी हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा बन रही है, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब भी H2 गैस बनती है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी H2 गैस बनती है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी H2 गैस बनती है, यानी हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन हो रखी है आज विद HNO3। यानी HNO3 के साथ यदि देखोगे तो मैग्नीशियम और Mn ही है, क्या बनाते हैं? इनके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और H2 गैस निकलती है। बाकी कोई भी मेटल HNO3 के साथ जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ही HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। ओनली दीज मेटल्स फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, लिख दिया मैंने कि केवल यही मेटल्स हैं जो सॉल्ट बनाते हैं HNO3 के साथ। ठीक है बेटा। तो Mg प्लस HNO3 क्या बनेगा? MgNO3 का होल ट्वाइस, साथ में H2 गैस रिलीज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें हम एक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। क्या एक्टिविटी है ये? एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं? हम एक वायर ले रहे हैं कॉपर की, यानी कॉपर की एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो क्या हो गई? कॉपर की वायर हो गई। ठीक है, आगे और एक आयरन की नेल ले रहे हैं, यानी एक कील ले रहे हैं। ठीक है, ये मान लो आयरन की नेल है। ठीक है, देन पुट कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 एंड आयरन नेल इन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। यानी ये जो कॉपर की वायर है इसको उठा के हमने डिप कर दिया किसके अंदर? FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर। और दूसरे में क्या करा? ये आयरन की नेल उठाई और इसको डिप कर दिया किसके अंदर? CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हम बता सकें कि कैसी रिएक्शन होगी सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, कॉपर मेटल लिया हमने, FeSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया, आयरन की नेल ली, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 20 मिनट बाद हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन हो गया, यानी इसका कलर जो है ब्लू से ग्रीन हो गया, ब्लू टू ग्रीन, यानी ब्लू से ग्रीन हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर। तो इसका मतलब है कि आयरन की नेल ने रिप्लेस कर दिया Cu पॉजिटिव को फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी ये जो आयरन की नेल है वो रिएक्ट कर गई CuSO4 के साथ और CuSO4 में से Cu को बाहर निकाल दिया, तभी तो कलर चेंज हुआ है, यानी कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। क्या रिएक्शन हुई है? कॉपर सल्फेट जो है उसके साथ आयरन की नेल ने रिएक्ट करा और FeSO4 बना लिया और कॉपर जो है बाहर निकल गया। इसी वजह से इसका जो ब्लू कलर से ग्रीन कलर ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर रिएक्शन हो जाती है, लेकिन दूसरे के अंदर कोई चेंज नहीं आया, यानी यहां पर कोई चेंज नहीं है। यदि हम कॉपर की वायर को डिप करते हैं FeSO4 के सॉल्यूशन में तो हमें कोई कलर चेंज नहीं दिखता, यानी ये जैसा कलर पहले था वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि हम डिप करने लगे आयरन की नेल को CuSO4 के सॉल्यूशन में तो हम देखते हैं CuSO4 जो कि नीला होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। क्या रिएक्शन हुई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, यानी इस आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। Fe डिस्प्लेसेस कॉपर, यानी Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमें क्या दिखाता है रिजल्ट की आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर रही है, तभी जो है सॉल्यूशन वो है ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में ऐसा चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है
एज कंपेयर टू कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की ही, कि रिएक्टिविटी सीरीज खुद क्या कहती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर कुछ मेटल्स आपको ऐसे लगाई गई है वर्टिकल कॉलम में इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगी? पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव क्या हो जाएगी? नीचे वाली, यानी गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद जिंक है, फिर लेड है, फिर आयरन है। ठीक है, इस तरीके से। फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। इस तरीके से आप ध्यान रखते हो कि सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये इसकी रिएक्टिविटी हो गई। ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटेगी, यानी सबसे कम गोल्ड हो जाएगी और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है पोटेशियम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी किसी भी पर्टिकुलर मेटल की नॉन मेटल के साथ। तो सबसे पहले नोबल गैसेस जो होती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, क्या है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है इनकी लास्ट शेल में। तो ये एंटर नहीं करते केमिकल रिएक्शन के अंदर, यानी ये कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे किसी भी मेटल के साथ। लेकिन मेटल की बात करें तो मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। जैसे Na है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Na पॉजिटिव बना लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और Na पॉजिटिव बन गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, Al3 पॉजिटिव बन जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। उसी तरीके से यदि हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी क्या करता है? K पॉजिटिव बना देता है और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेता है। क्यों करता है? ताकि इसकी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यानी देखो यहाँ पर कितना था ऑक्टेट? 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया? 2 8, यानी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वजह से क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? गेन करते हैं और अनायन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अनायन। जैसे Cl है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, क्या बनाता है? Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं अनायन। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 7, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 2 8 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो स्टेबल हो गया ये। अब स्टेबल हो गया तो इस वजह से इसने अनायन का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस वजह से जो मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो एनायन बनाते हैं। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी सोडियम होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करके Cl नेगेटिव बनाएगा। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से है कोई भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी NaCl बन जाएगा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। MgCl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है? Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Mg2 पॉजिटिव बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब क्या होगा? Cl नेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl माइनस बनाएगा। इसी तरीके से दूसरा Cl नेगेटिव है, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl माइनस बनाएगा। अब ये सारे के सारे आपस में कंबाइन हो जाएंगे और MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। और इस तरह के जो आयंस से कंबाइनेशन से जो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बने हैं, इसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड बोलते हैं? क्योंकि आयंस की मदद से बने हैं। यानी एक कैटायन था, एक एनायन था, दोनों आपस में कंबाइन हुए तो क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया, यानी NaCl बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव क्या था? एक कैटायन था। Cl नेगेटिव क्या थे? एनायंस थे। तो आपस में कॉम्बिनेशन हुआ कैटायन और एनायन का, दोनों कंबाइन हुए, आयंस हैं, इस वजह से जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसको क्या कह देंगे? आयनिक कंपाउंड। यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, और MgCl2 क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है।
क्लियर है? तो समझ में आया कि कोई भी जो मेटल है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती है, क्या बना सकती है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकती है। चलिए अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड भैया बन तो गया, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या क्या हरकतें ये करेगा आयनिक कंपाउंड, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली हरकत क्या करता है ये कि इसके अंदर आयंस कंसिस्ट होते हैं। तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे कैटायन, यदि नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एनायन। क्लियर है? यानी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एनायन, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कैटायन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के अंदर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो Na पॉजिटिव क्या हो गया, कैटायन हो गया, Cl नेगेटिव क्या हो गया, एक एनायन हो गया, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड है यानी MgF2, इसके अंदर क्या है, Mg2 पॉजिटिव है जो क्या है, एक कैटायन है, साथ में F नेगेटिव है जो कि क्या है, एक एनायन है। तो यदि कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा फिजिकल स्टेट की बात करें, अब आपको पता है NaCl यानी आपके घर में जो नमक पाया जाता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो क्या होता है, सॉलिड होते हैं जनरली, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड रिलेटिवली हार्ड। क्यों होते हैं, क्योंकि दो आयंस हैं यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं, यानी बहुत अच्छे से जुड़े हुए होंगे, बहुत अच्छे से जुड़े होंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यदि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग नेचर क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, यानी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से हार्ड और सॉलिड हो जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अब क्योंकि ये हार्ड है और सॉलिड है तो इनको मेल्ट करना यानी पिघलाना और बॉयल करना यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यदि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। क्या है, हाई। तो आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? यदि बात करें अब हम सोल्यूबिलिटी की, तो आयनिक कंपाउंड्स जो है सोल्यूबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट है, यानी नमक है उसे आप पानी में डाल दो, KCl है पानी में डाल दो, MgCl2 है पानी में डाल दो, तो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, यानी उसके अंदर चारों तरफ फैल जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे। कैसे आयन, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयंस में ब्रेक होंगे और पूरे पानी के अंदर फैल जाएंगे यानी सोल्यूबल हो जाएंगे। बट इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो आप, बेंजीन ले लो, ईथर ले लो या एल्कोहल ले लो, इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा NaCl या KCl कोई भी आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैंने NaCl को डाला है पानी में डाला है तो वो आयंस पूरी तरीके से सोल्यूबल हो गए, सोल्यूबल हो गए तो यानी हर जगह प्रेजेंट है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर आप 2 वायर डाल दो, वायर डालोगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उसके अंदर से। यदि आप गलती से हाथ उसके अंदर डालोगे तो आपको झटका भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। यानी इन मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस आइदर इन फ्यूज्ड और इन द एक्वस स्टेट। यानी यदि आप NaCl को मेल्ट करते हो तब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और यदि आप उसे डिसॉल्व कर देते हो वाटर के अंदर तब भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो जाएगी। यदि डिसॉल्व करते हो तो उस फॉर्म को बोलते हैं एक्वस स्टेट, यानी NaCl इन वाटर, उसको बोलेंगे एक्वस स्टेट। और मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट का मतलब है कि NaCl इन मेल्ट फॉर्म, यानी मेल्ट हो रखा है थोड़ा, उसको क्या बोल देते हैं, मोल्टन फॉर्म बोल देते हैं या फ्यूज्ड स्टेट बोल देते हैं। क्लियर है? एक्वस स्टेट क्या हो गई, जब पानी में हो, जब मेल्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करने जा रहे हैं एक्यूरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल्स, हमें पता चल गया कि मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैसी रिएक्शन मिलाएगा, क्या रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब हमने बात कर ली सबकी, लेकिन हमें यह भी तो जानना होगा कि मेटल को हम लाएंगे कहां से। कोई मेटल पेड़ पे तो नहीं उगता है कि पेड़ पे से तोड़ लेंगे या कहीं से प्राप्त कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो एक्सट्रैक्ट करते होंगे ना कहीं से तो आता होगा मेटल। तो कहाँ से आता होगा, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मेटल जो है जनरली कुछ पर्टिकुलर तरीके से उपलब्ध होता है, यानी नेटिव स्टेट में उपलब्ध हो सकता है या फ्री स्टेट में उपलब्ध हो सकता है। नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट का मतलब है जब वो फ्रीली मिले,
यानी किसी भी तरह के कंपाउंड के साथ ना मिले। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है, अ मेटल इज सेड टू बी अकर इन अ फ्री और नेटिव स्टेट व्हेन इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द एलिमेंट्री और अनकंबाइंड फॉर्म। द मेटल विच आर वेरी अनरिएक्टिव आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है। बहुत कम रिएक्टिव है तो बहुत कम के कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। यदि बहुत कम कंपाउंड बनाएंगे तो हमें फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, यानी नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे। फ्री स्टेट का मतलब है कि ऐसे ही मिल जाएगा हमें, एजी जो है एजी की फॉर्म में मिल जाएगा नेचर में, एयू जो है एजीयू की फॉर्म में मिल जाएगा। यानी गोल्ड और जो सिल्वर है वो हमें एजी और एयू की फॉर्म में ही मिल जाएंगे नेचर के अंदर। इसे बोलते हैं हम नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट, यानी कोई भी कंपाउंड नहीं बना रहा, ऐसे ही मिल जाएगा। और दूसरी आती है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि जो मेटल्स हैं वो अकर इन अ कंबाइंड स्टेट इफ इट इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम किसमें, ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है नेचर में जनरली। मैग्नीशियम भी ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। यानी ये जो है थोड़े रिएक्टिव है तो रिएक्ट कर लेते हैं तो किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉपर और जो सिल्वर है वो मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट में तो पाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस होंगी जिसके अंदर ये कंपाउंड के फॉर्मेशन, मतलब कंपाउंड की तरह भी पाए जा सकते। ठीक है। आगे एल्यूमिनियम क्या है, सबसे ज्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में। यानी एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है पूरी हमारी अर्थ की जितनी भी क्रस्ट है उसके अंदर। ठीक है। यानी एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। आगे सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इज आयरन, देन कैल्शियम। यानी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर जो है आयरन पाया जाता है, फिर जो है कैल्शियम पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाएगा, फिर उससे कम आयरन पाया जाएगा, फिर उससे कम कैल्शियम। ये हो गया अबंडेंस की बात। ठीक है। यानी एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, फिर आयरन पाया जाएगा, फिर कैल्शियम पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं मिनरल्स और ओर आता है। अब भैया क्या होते हैं मिनरल्स और ओर, तो मिनरल्स और ओर की बात करते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मिनरल्स क्या है, द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स अकर आइदर इन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी मिनरल्स वो हैं जिसके अंदर, नेचर के अंदर हमें मेटल मिलेगा, चाहे नेटिव फॉर्म में मिल जाए चाहे कंबाइंड फॉर्म में मिल जाए। यानी चाहे तो अकेला मिल जाए चाहे किसी के साथ कंपाउंड बनाता हुआ मिल जाए, उसे हम क्या कह देंगे, मिनरल कह देंगे। अब इस मिनरल के साथ हमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी भी मिल सकती है। तो द इंप्योरिटी एसोसिएटेड विद द मिनरल, मिनरल के साथ जो इंप्योरिटी मिलेगी उसे हम कहेंगे गैंग या मैट्रिक्स। यानी हमारे पास मिनरल मिलेगा नेचर के अंदर, उसके साथ में कुछ इंप्योरिटी भी मिल सकती है। भाई कुछ सामान मिल रहा है तो उसके साथ में धूल कक्कर, ये कंकर, ये भी मिल सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, वो इंप्योरिटी एज अ गैंग और मैट्रिक्स की तरह कंसीडर करेंगे। आगे एक आता है और क्या होता है, वो मिनरल जिससे हम मेटल को कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकें उसे हम और कह देते हैं। यानी ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सट्रैक्शन का मतलब प्राप्त कर सकें, हमें मेटल मिल जाए, उसी को कहते हैं और। कैसे, प्रॉफिटेबली मतलब कम पैसों में और इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाए, यानी इजीली हम ले पाए मेटल को उस पर्टिकुलर मिनरल से। तो कोई भी ऐसा मिनरल होगा उसे हम क्या कह देंगे, उसका और है। क्या है, और। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एल्यूमिनियम है, वो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है कुछ मिनरल्स की फॉर्म में। जैसे एक बॉक्साइड मिनरल है उसका, दूसरा क्ले है। तो बॉक्साइड क्या कहलाता है, एक ऐसा मिनरल है जिससे आप एल्यूमिनियम को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बॉक्साइड इज ऑल्सो एन ओर ऑफ मिनरल, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। तो एल्यूमिनियम का और भी होता है कौन, बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट से आप एल्यूमिनियम को इजीली प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ओर के बारे में, कि ओर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ओर जो है वो
ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, यानी O2 माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो मेटल। सल्फाइड यानी H2 माइनस के साथ मेटल जुड़ा हुआ हो। कार्बोनेट यानी CO3 2 माइनस के साथ हमारे पास मेटल जुड़ा हो। सल्फेट्स यानी SO4 2 माइनस के साथ हमारे पास मेटल जुड़ा हो। हेलाइड यानी H माइनस X माइनस, जैसे Br माइनस के साथ हो, Cl माइनस के साथ हो, I माइनस के साथ हो, तो उसे क्या कह देंगे, हेलाइड्स कह देंगे। क्लियर है? यानी कि हमारे पास मेटल जो है ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और साथ ही साथ हेलाइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब कुछ जनरली बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहला, जो मेटल स्लाइटली रिएक्टिव हैं उन्हें सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, जैसे कॉपर सल्फेट मिलेगा, लेड सल्फेट मिलेगा। ठीक है? और जो मेटल्स रिएक्टिव हैं थोड़े ज्यादा, उन्हें जैसे MnO2, Al2O3, इनकी ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाता है। यदि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सॉल्ट की फॉर्म में मिल सकता है, यानी कार्बोनेट्स मिल सकते हैं, सल्फेट मिल सकते हैं, और हैलाइड्स मिल सकते हैं। यानी रिएक्टिविटी कैसी होगी उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कार्बोनेट हैलाइड्स की फॉर्म में मिल सकता है, बहुत कम रिएक्टिव होगा तो सल्फाइड्स की फॉर्म में मिल सकता है, यदि बीच का होगा रिएक्टिव तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटलर्जी की बात कर लेते हैं। मेटलर्जी होती क्या है? मेटलर्जी एक तरीके से वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है एक्सट्रैक्शन के साथ। किसका एक्सट्रैक्शन? मेटल का। यानी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड एंड द रिफाइनिंग देम फॉर यूज। यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उनके ऑक्साइड, उनके ओर से प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, उनको रिफाइन करेंगे, यानी उनकी रिफाइनिंग करेंगे, उनको थोड़ा साफ सुथरा करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, ताकि हम उसे यूज कर सकें अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट डेली लाइफ में यूज कर सकें। भाई हमें पुल बनाना है, वहां यूज कर सकें, कहीं पर छोटा ब्रिज बनाना है, गेट बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसके अंदर यूज कर सकें उस पर्टिकुलर मेटल को। अब उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में, यानी मेटलर्जी करने में, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के उससे और से, यानी हमारे पास और दे दे कोई और हमें मेटल उससे निकालना हो, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स यूज करेंगे। अच्छा ये करेंगे हम, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। इस तरीके से यदि हम करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा किसी भी और से। तो उसके लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग का मतलब है उसे पीस के छोटे छोटे पीस बना लेंगे जो और है उसका। ग्राइंडिंग भी उसे कहते हैं, जैसे ग्राइंडिंग मतलब मिक्सी में करते हैं ना, ग्राइंड कर देते हैं कुछ चीज, तो उस तरीके से ग्राइंड करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर, यानी ग्राइंड करने के बाद, क्रश करने के बाद उसको सबको इकट्ठा कर देंगे। कंसंट्रेशन मतलब इकट्ठा करके एक जगह लगा देंगे। अच्छा ये इतना और है, इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, तो कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके कंसंट्रेटेड ओर से, यानी ग्राइंड करा, एक जगह इकट्ठा करा, अब इकट्ठा करने के बाद उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट हो जाएगी मेटल, उसके बाद क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे या प्योरिफिकेशन करेंगे उस पर्टिकुलर इम्प्योर मेटल का। यानी जो मेटल हमें मिली है उसके साथ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी मिलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमें प्योरेस्ट मेटल मिल जाए। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा बाद में, प्योरीफाई। उस प्योरिफिकेशन टेक्निक को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। तो हम लास्ट में रिफाइनिंग करेंगे, यानी सबसे पहले क्रश करेंगे या ग्राइंड करेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन करेंगे या एनरिचमेंट करेंगे, दोनों एक ही बात है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का, और लास्ट में क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे उस पर्टिकुलर मेटल की, ताकि इम्प्योर से प्योर मेटल हमें मिल सके। क्लियर है? चलिए आगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं कि आपके पास और होगा, उसके बाद आप कंसंट्रेशन करोगे और की, यानी और को इकट्ठा करोगे। अब उसके बाद आप तीन तरीके से जा सकते हो, यानी एक्सट्रैक्ट करने के तीन रास्ते। मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेटल कैसा है। यदि मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर दो, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसे ब्रेक कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस, ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। ठीक है, ये हम काम कर सकते हैं। या वो मीडियम रिएक्टिविटी का हो तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनेट का और हुआ तो हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं, सल्फाइड का और हुआ तो हम रोस्टिंग कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या कह रहे हो,
तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की बात हम आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखिए कि कार्बोनेट का और होगा तो कैल्सिनेशन कर सकते हैं, सल्फाइड का और होगा तो रोस्टिंग कर सकते हैं। इनसे होगा क्या, दोनों करने से क्या बनता है, ऑक्साइड बनते हैं। किसके, मेटल के, यानी मेटल के ऑक्साइड बना लेंगे। अब मेटल का ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन को हटा दो तो क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। कोई भी समझदार आदमी यही करेगा कि मेटल का ऑक्साइड है, ऑक्सीजन किसी तरीके से मैं हटा दूं, यदि मैंने ऑक्सीजन हटा दी तो क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्यों, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन हो गया तो मेटल को प्योरीफाई कौन करेंगे, हम ही करेंगे, क्योंकि जब भी तो यूज करेंगे, प्योर को थोड़े यूज कर लेंगे कहीं पे भाई। ठीक है। तीसरा, यदि मेटल हो जाए बहुत ज्यादा कम रिएक्टिविटी की, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिविटी की हो तो कैसा पाया जाता है, सल्फाइड और पाए जाते हैं। हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, सल्फाइड और पाया जाएगा तो क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करेंगे, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, उससे मेटल लेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे। यानी 3 तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास मेटल कैसी है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे। यदि मीडियम रिएक्टिविटी की है तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे। कैल्सिनेशन कब करेंगे, जब कार्बोनेट का हो। रोस्टिंग कब करेंगे, जब सल्फाइड का हो। इनसे होगा क्या, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। मेटल का ऑक्साइड बनेगा, उसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए अलग अलग चीज का यूज करेंगे, उसकी हम आगे जानकारी लेंगे। ठीक है। रिडक्शन करने के बाद मेटल मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी तो उसका क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, यानी इम्प्योर से प्योर बनाने की तरफ प्रोसेस करेंगे। यदि हमारे पास हो जाए बहुत ज्यादा कम रिएक्टिविटी तो क्या होगा, सल्फाइड का और प्रेजेंट होगा। यदि सल्फाइड का और प्रेजेंट होगा तो रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड बनेगा तो मेटल बनाएंगे। मेटल बनाएंगे तो क्या बनेगा, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन बना के हमारे पास मेटल मिलेगा। मेटल मिलेगा, उसका क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे या रिफाइनिंग करेंगे। तो सिंपल हमारे पास ये प्रोसेस है जिसको हम करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके बारे में कि यदि मीडियम रिएक्टिविटी आ जाए तो भैया कैसे करेंगे। तो उसके अंदर हम कर रहे हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। तो कैल्सिनेशन भैया क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर की एब्सेंस में और को हीट करना क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। और ये प्रोसेस यूज करा जाता है कार्बोनेट के ओर्स के लिए। यानी हम क्या लेंगे, एक कार्बोनेट का ओर लेंगे, उसको हीट करेंगे, किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, यानी वहां पर एयर बिल्कुल भी नहीं होगी, तब उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। यानी जिंक कार्बोनेट है, जैसे कैल्सिनेशन कर रहे हैं, यानी हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, होगा क्या, ऑक्साइड बनेगा। किसका, जो मेटल होगी भैया उसका ही बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। तो हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, अब कैल्सिनेशन तो हमने कर ली बात कि हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर नहीं होनी चाहिए, हीट कर देंगे। किसको हीट कर देंगे, कार्बोनेट के ओर को हीट कर देंगे। क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर है। रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, यानी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में एयर की प्रेजेंस में क्या करने लगे, यदि हीट करने लगे। किसको, सल्फाइड के ओर को। ये जो प्रोसेस है जनरली यूज करा जाता है सल्फाइड के ओर्स के लिए, ताकि हम मेटल का ऑक्साइड बना सके। तो अब हम क्या लेंगे, एक सल्फाइड का ओर लेंगे, उसको हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एक्सिस एयर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहां पर है जिंक सल्फाइड, क्या है, जिंक सल्फाइड है, इसको लिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हीट करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। तो क्या बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा और साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, यानी SO2 रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एयर की प्रेजेंस में जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। यानी मेटल के ओर से हमने मेटल का ऑक्साइड बना लिया। कैल्सिनेशन कब करा, जब कार्बोनेट का ओर है। रोस्टिंग कब करा, जब सल्फाइड का ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं भाई, मेटल का ऑक्साइड तो बन गया, मेटल का ऑक्साइड तो बन गया। अब उससे मेटल कैसे लें, मेटल कैसे लेंगे, रिडक्शन करके। भाई ऑक्सीजन है मेटल के साथ जुड़ा हुआ है,
तो उसको ऑक्सीजन को भगाना है बाहर। कैसे भगाओगे? यदि उसको रिडक्शन कर दो। रिडक्शन मतलब होता क्या है? ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन को हटाना है हमें, तो हम रिडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ। कार्बन क्या है? एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऐसा व्यक्ति जो रिडक्शन का कार्य करता हो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो दो ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो मिडल में पाए जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, कौन कौन? जिंक, आयरन, लेड, यानी जिंक, कॉपर, निकल, टिन, लेड, ये सब क्या है? रिड्यूस हो सकते हैं। किससे? कार्बन से। क्यों? कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, तो इनको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा यानी इनका जो ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बन रहा है, यानी ऑक्साइड के साथ जो अटैचमेंट है उसको हटा देगा। सबसे पहले क्या होगा? जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CO यहां से अलग हो जाएगा तो जिंक बन जाएगा, और साथ में CO अलग हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? Fe2O3 है, यहाँ पे क्या करेगा? ये दोबारे कंबाइन करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पर हमें आयरन मेटल दे देगा, यानी ऑक्साइड से मेटल दे देगा, यानी मेटल के ऑक्साइड से मेटल मिलना, मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल जा रहा है कार्बन की मदद से। ठीक है, आगे लेड ऑक्साइड है, यहां पर क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और लेड मेटल हमें मिल जाएगा। यानी जिंक हो, आयरन हो, लेड हो, तीनों को ही हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। कैसे? उसके ऑक्साइड से। किस तरह से ले सकते हैं? बाय रिडक्शन। किसकी मदद से रिडक्शन करके? कार्बन की मदद से रिडक्शन करके। चलिए अब आगे बात करते हैं। यदि कभी ऐसा हो जाए कि कार्बन रिडक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि भैया कार्बन जो है रिडक्शन उनका ही कर पाता है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव ना हो, यानी जिनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो, यानी ऑक्सीजन और कार्बन की अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, तो वो रिडक्शन वहां पे दिखा पा रहे हैं। लेकिन यदि आ जाए मर्क्यूरिक सल्फाइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इनको रिड्यूस करने के लिए और तरीके अपनाने पड़ेंगे। यानी इसको रिड्यूस करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, यानी रोस्टिंग करेंगे सबसे पहले तो ऑक्साइड बन जाएगा। अब ऑक्साइड बन गया तो उस ऑक्साइड को दोबारा हीट करते रहेंगे जब तक कि मरकरी मेटल अलग ना हो जाए उससे। यानी मरकरी के ऑक्साइड से मरकरी को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हीट करते रहो, हीट करते रहो और हीट करते रहो। हीट करने से ही ये मरकरी मेटल हमें मिलेगी। आगे यदि आ जाए कोई MnO2 जैसा, यानी ऐसे मेटल आ जाए जो ज्यादा रिएक्टिव हो थोड़े, तो उसे रिएक्ट करा सकते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ। जैसे MnO2 है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तभी मैग्नीज मिलेगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। यानी डिपेंड करता है मेटल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिड्यूसिंग एजेंट चुनना पड़ेगा। यदि आयरन है, लेड है, कॉपर है, तो उसके लिए तो हम कार्बन को यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आ जाए मैग्नीज, मर्क्यूरी, तो हम कार्बन को यूज नहीं कर सकते। मैग्नीज होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा एल्यूमिनियम, यदि मरकरी होगा तो उसको तो भैया हीट ही कर सकते हो, उसके साथ ना एल्यूमिनियम चलेगा ना कार्बन चलेगा रिड्यूस करने में। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब हमारे पास एक और प्रोसेस आता है जिस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? ये भी एक तरीके से प्रोसेस है। किसके लिए यूज करा जाता है हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान चुके हैं। किसके लिए यूज करा जाता है? उनके लिए यूज करा जाता है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं। यानी द ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल विच आर हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, और बहुत ज्यादा स्टेबल भी होते हैं, तो उन्हें हम रिड्यूस नहीं कर सकते। किसके थ्रू? कार्बन और एल्यूमिनियम दोनों ही फेल हो गए इनको रिड्यूस करने में। यदि फेल हो गए तो हमें तो भाई तीसरा मेटल चाहिएगा, क्योंकि हमें तो एक्सट्रैक्शन करना है भाई, मेटल तो चाहिए लाइफ के लिए, सॉर्ट करने के लिए लाइफ को, तो इसलिए मेटल तो एक्सट्रैक्ट करना है। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने लिया नया तरीका, क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर मेटल्स को हम कॉमनली एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स। यानी हम कुछ इलेक्ट्रोड्स लेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक कर देंगे, यानी ब्रेकिंग।
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट को यूज करोगे और ब्रेक कर दोगे ताकि हमें मेटल मिल सके। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़कर रिडक्शन करना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। चलिए, होता क्या है इसके अंदर? देखो भैया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह का कुछ प्रोसेस बनाते हैं, यानी एक सेटअप बनाते हैं। सेटअप में होता क्या है, हम एक लेते हैं कैथोड, एक लेते हैं हम एनोड। ये हो गई एनोड, जो किसकी बनी है? इम्प्योर मेटल की बनी है। ठीक है। दूसरी हो जाएगी कैथोड, जो किसकी बनी है? प्योर मेटल की बनी है। ठीक है। ये जो है नेगेटिव चार्ज होती है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज होती है। क्लियर है? एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज। एनोड जो है इम्प्योर मेटल की बनी है, यानी वो मेटल जिसको हमें प्योरीफाई करना है, और कैथोड जो है उस मेटल की बनी है जो प्योर फॉर्म में है मेटल। ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस the impure metal is made as a anode and a thin strip of pure metal is made as cathode। और जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं मेटल के सोल्ट का, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी इसके अंदर हम किसका सॉल्यूशन यूज करेंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉपर की, तो कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर का ही सॉल्यूशन लेंगे हम, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं इसके अंदर। क्लियर है? अब होगा क्या, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यहां से थोड़ा थोड़ा मेटल जो है वो ब्रेक होने लगेगा, ब्रेक होके जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। क्या जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन के अंदर चला गया तो उतना ही अमाउंट जितना यहां से ब्रेक होके सॉल्यूशन के अंदर गया, उतना ही अमाउंट उठ के इस कॉपर पे यानी इस कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगा। यानी एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल from the electrolyte it deposited on the cathode। यानी जितना ये टूटेगा उतना ही सॉल्यूशन में से उठ के कैथोड की तरफ इकट्ठा होने लगेगा, उसके ऊपर एक लेयर बनने लगेगी किसकी? प्योर मेटल की। और साथ में जो इम्प्योरिटी होगी इसके अंदर वो इकट्ठी हो जाएगी नीचे, यानी यहां से ये ब्रेक होगा, इम्प्योरिटी यहाँ पे टिकेगी और जो कॉपर है वो यहाँ पे जाता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे हो कि कॉपर की इम्प्योर मेटल है वो ब्रेक होगी धीरे धीरे धीरे, कूड़ा यहाँ पे होगा इकट्ठा, और जो प्योर मेटल है वो जाकर इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगी, इकट्ठी होने लगेगी। और जो ये कूड़ा है यानी जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, इसको बोलते हैं हम एनोड मड। क्यों? क्योंकि एनोड है उसके नीचे बन रहा है, मड मतलब कीचड़। तो जैसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं ना मड कीचड़ है, उसी तरीके से ये इम्प्योरिटी है तो इसको एनोड मड कह देते हैं। ठीक है। The soluble impurities go into the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode, और इसे कहते हैं एनोड मड। क्या कह देते हैं? एनोड मड कह देते हैं, क्योंकि एनोड के नीचे इकट्ठा हो रहा है। क्लियर है? सिंपल ये प्रोसेस है, यानी एक इम्प्योर होगा एक प्योर होगा, इम्प्योर टूटेगा प्योर के अंदर जाके इकट्ठा होता रहेगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जो इम्प्योरिटी होगी वो किसके नीचे इकट्ठी हो जाएगी? एनोड के नीचे, जिसे हम क्या कह देंगे? एनोड मड के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अब यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है? एनोड पर क्या हो रहा है? कॉपर जो है ब्रेक हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयन बना रहा है, यानी जो ये कॉपर है इसके अंदर जा रहा है Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जा रहा है ये कॉपर टूट टूट कर। क्लियर है? कैथोड पे क्या हो रहा है? ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये यहां से उठकर इसके ऊपर चिपक रहा है, यानी Cu2 पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो जाएगी? प्योर कॉपर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इम्प्योर कॉपर। यानी सिंपल सी बात है, इम्प्योर टूटेगा सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन से उठ के प्योर वाली पे चिपक जाएगा तो प्योरिफिकेशन हो जाएगा। तो हमें जो मेटल मिलेगी किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर, वो होगी प्योर, और इम्प्योर का होगी एनोड पे जो ब्रेक हो रही होगी। ठीक है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, गजब का मेथड है। इसकी मदद से हम किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कोरिजन की यहां पर, कि अब भाई मेटल है, हमने बात करी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे पाया जाएगा, कैसे पहचानोगे, कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद कैसे निकालोगे, वो सब की बात कर ली। अब मेटल आ गया, अब मेटल खराब भी तो होगा नेचर में आकर, क्या होगा, खराब भी होने लगेगा, उसी को हम बात करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर टर्म आती है कोरिजन। अब कोरिजन होता क्या है? कोरिजन होता है ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, यानी मेटल का खत्म हो जाना, मेटल को खा जाना, उसे क्या कहते हैं, कोरिजन। कैसे? एक्शन ऑफ एयर से, मॉइस्चर से और केमिकल, जैसे कि एसिड हो गया कोई, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब किसी मेटल के ऊपर गिर जाएं तो भी क्या हो जाता है, कोरिजन हो जाता है, यानी उस सरफेस को खा जाता है। मॉइस्चर हो गया यानी वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल के साथ। जैसे आपने देखा हो कि जैसे एग्जांपल में दिखा रखा है, ये कोई पाइप है जिसके थ्रू पानी पास होता है, तो ये लोहे का बना हुआ है, तो धीरे धीरे जब इस पे वो पानी रोज लगता रहेगा तो क्या होने लगेगा, कोरोड होने लगेगा, एक तरीके से ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर। आपने देखा हो आपके घरों में जो गेट होते हैं, काफी टाइम बाद यदि बारिश में भीग जाए कोई तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। साइकिल आप चलाते होंगे, साइकिल के जो टायर होते हैं, जो रिम होता है, उसके ऊपर भी वो भी मेटल का बना है, तो धीरे धीरे क्या करोगे, जब ज्यादा पानी में भीग जाएगी तो उसके ऊपर भी एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। ठीक है, या रस्टिंग भी कह देते हैं। क्लियर है बेटा? चलो आगे अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेटल्स के कोरिजन के बारे में। जैसे सिल्वर के कोरिजन के बारे में आप बात करें तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, यानी सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, यानी सिल्वर की ज्वेलरीज जो होती है वो काली पड़ जाती है। क्यों? जब उन्हें एयर के साथ एक्सपोजर मिलता है, यानी एयर के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर प्रेजेंट होती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या प्रेजेंट होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसके साथ वे रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक कोटिंग बना लेते हैं उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की, यानी Ag जो है रिएक्ट करेगा SO2 के साथ, तो क्या बना लेगा, Ag2S बना लेता है। ठीक है, तो ये बन जाता है ब्लैक कलर की कोटिंग, ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये चांदी क्या कर गई, काली पड़ गई, ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो नेचर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर गई, तो ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई सिल्वर के ऊपर। क्लियर है? दूसरा, कॉपर की बात करें तो कॉपर भी क्या हो सकती है, कोरिड हो सकती है। क्या हो जाएगी, टार्निश्ड हो जाएगी ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी आपने देखा हो एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कॉपर के ऊपर। क्यों होता है? क्योंकि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर जो है अपना शाइन खो देती है। कॉपर आपने देखा हो, कॉपर का वायर होती है, कॉपर का कोई भी फ्रिज में भी जनरली यूज करते हैं कॉपर, तो क्या होती है वो ब्राउन कलर की होती है, शाइनी ब्राउन होती है, गोल्डन कलर भी कह सकते हो आप उसको। तो क्या कर लेती है वो, ग्रीन कलर की कोटिंग ले लेती है। क्यों? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है इस वजह से। क्यों? CO2 के साथ, यानी Cu प्लस CO2 क्या बन जाएगा, CuCO3। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, ग्रीन, यानी सल्फर काला पड़ता है। क्यों? क्योंकि Ag2S बन जाता है, यानी सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, यानी सल्फर के साथ रिएक्ट करने से कॉपर टैनिस्ड हो जाता है, यानी ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान रखना, ये कॉपर ग्रीन क्यों पड़ता है, क्योंकि कार्बोनेट बन जाता है कॉपर का। जो सिल्वर है वो ब्लैक क्यों पड़ती है, क्योंकि वहां पर सल्फाइड की एक लेयर आ जाती है उसके ऊपर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे हम बात करते हैं रस्टिंग की। रस्टिंग किसकी होती है, आयरन की, यानी फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, यानी वाटर और O2 दोनों के साथ एक्सपोजर हो जाएगा किसका, आयरन का, तो रस्ट बन जाएगी। रस्ट क्या है, एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, यानी एक हाइड्रेटेड सब्सटेंस है, यानी कुछ वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं। किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, यानी Fe2O3 के ऊपर। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्या है, आयरन के ऊपर रस्टिंग हो गई, जंग लग गया। यहाँ पर भी क्या हो रखा है, आयरन के ऊपर रस्टिंग हो गई, यानी जंग लग गया। क्लियर है? अब रस्टिंग हो रही है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन भी है कुछ, कि क्या कारनामा होगा
क्या कंडीशन होगी, क्या पोजीशन होगी जिसके अंदर रस्ट हो जाएगा किसी मेटल का। तो सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तब, या फिर मॉइस्चर प्रेजेंस हो, यानी वाटर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तब उसके साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेगा कौन, आयरन, और क्या बना लेगा, एक ब्राउन कलर की लेयर का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कह देते हैं। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग का कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। सबसे पहला, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग और बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। यानी आप ग्रीस अप्लाई कर दो, ऑयल अप्लाई कर दो, या पेंट अप्लाई कर दो। यानी आपने देखा होगा ना कि घर वाले क्या करते हैं कि कोई भी मेटल का गेट है भाई उसके ऊपर पेंट करा देते हैं। तो पेंट क्यों कराते हैं वो, ताकि उसे प्रिवेंट कर सकें जंग लगाने से, ठीक है, जंग ना लगे उसके ऊपर। अगला, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की मदद से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी मेटल के ऊपर, जनरली आयरन के ऊपर, एक जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। यानी डिपोजिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन is called galvanization. It is done by dipping iron object into molten zinc. यानी आप क्या लोगे, एक मोल्टन जिंक लोगे, यानी जिंक मेटल लोगे जो मेल्ट हो रखी होगी, उसके अंदर आप डिप कर दोगे आयरन को। यदि आयरन को डिप करोगे तो उसके ऊपर वो खुद ब खुद चढ़ जाएगी। भाई जैसे मान लो कोई आपने एक थिन शीट ली, उसको किसी ऐसे लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हो जो बहुत ज्यादा वैसा है, फ्लो करने वाला है, तो उसके ऊपर वो चढ़ जाती है। मान लो आप एक वो लो, फेविकोल लो एक के अंदर और दूसरा सब्सटेंस लो, उसे उसके अंदर डिप करो, तो फेविकोल क्या होगा, उस पेपर के ऊपर आ जाएगा, पेपर के ऊपर आ जाएगा, एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेगा। तो उस तरीके से ही गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। अगला, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हो बाय टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग। यानी जैसे आप आयरन के ऊपर टिन, ये जिंक चढ़ा रहे हो, इसी तरीके से आप टिन भी चढ़ा सकते हो और क्रोमियम भी चढ़ा सकते हो ताकि उसकी रस्टिंग को प्रिवेंट कर सको। पर ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि टिन यानी एसएन और क्रोमियम जो है वो थोड़े महंगे हैं एज कंपेयर टू जिंक। आगे, रस्टिंग को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। यानी आपके घरों में स्टेनलेस स्टील यूज करते होंगे, वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जंग नहीं लगता। क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। ठीक है बेटा, चलिए आगे। तो हमने बात कर ली कोरिजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में, कॉपर का कोरिजन पढ़ लिया है कि कॉपर का कोरिजन क्यों होता है, किस लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने से कार्बोनेट बन जाता है। सिल्वर का ब्लैक कलर क्यों आता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों हो जाती है, यानी सिल्वर जो है चांदी काली क्यों पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, इस कारण से वो क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। अब आती है हमारे पास बात एलॉय की। एलॉय क्या होते हैं, चलिए, एलॉय क्या होते हैं, एक तरह के मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी एक मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, दोनों को मिक्स कर दोगे अच्छे से तो क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा। दो तीन मेटल लोगे आपस में मिला दोगे तो जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या कह देंगे, एलॉय कह देंगे। यानी एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी मेटल जो है बराबर तरीके से बटे होंगे। ऐसा नहीं कि ये जो आयरन है एक ही हिस्से में सारा प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। जो एलॉय होगा उसके अंदर हर जगह आयरन प्रेजेंट होगा, हर जगह वो प्रेजेंट होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसको हम बोल देते हैं हेमोजीनियस मिक्सचर। किसका, दो या दो से ज्यादा मेटल का, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आयरन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में यूज करा जाने वाला मेटल, भाई सबको पता है आयरन हर जगह यूज करते हो आप, डेली लाइफ में बहुत जगह आयरन को देखते हो। भाई आयरन के आपका घर है, घर के अंदर जो पिलर्स के अंदर वो लग रहा है सरिया, वो भी आयरन का बना होता है। तो आयरन जनरली हम बहुत सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पर ये कभी भी प्योर फॉर्म में हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आयरन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा जब उसे हम हीट करेंगे। यानी आयरन को हीट करोगे तो ऐसे खींच सकते हैं, उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो करते क्या है, इस आयरन के साथ हम कुछ सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं, जैसे कार्बन मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, अबाउट 0.05% भी यदि हम मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हार्ड बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और जो ये नई फॉर्म बनी आयरन की, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। यानी स्टील क्या है, एलॉय है आयरन का,
एलॉय ऑफ आयरन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है प्लस कार्बन प्रेजेंट है, आयरन और कार्बन प्रेजेंट है, तो उससे क्या बन गया, स्टील बन गया। कार्बन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, बहुत कम मात्रा में, यानी 0.05% के लगभग ही प्रेजेंट है केवल कार्बन, बाकी सब आयरन है। लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और जंग थोड़ा इसके अंदर कम लगता है एज कंपेयर टू आयरन। चलिए बाकी कुछ एलॉय की बात और कर लेते हैं। एक एलॉय होता है ब्रास। ब्रास के अंदर क्या होता है, ये कॉपर का एलॉय है और साथ में जिंक का, यानी कॉपर है इसमें अंदर और जिंक है। कॉपर कितना है, 80% है, और जिंक जो है 20% है। कॉपर और जिंक, इस तरीके के जो बर्तन आते हैं आपने कभी देखे हो, तो वो किसके बने होते हैं, वो ब्रास के बने होते हैं। दूसरा ब्रॉन्ज है, जिसके जनरली मेडल बनाए जाते हैं, मेडल मेडल दिया जाता है ना खेल कूद में, या कहीं पे भाग रहे हो किसी भी चीज में मेडल मिल रहा है, भाई पढ़ाई में मिल रहा है, तो वो ब्रॉन्ज का ही बना होता है। ये क्या है, ये भी कॉपर की एलॉय है टिन के साथ, यानी CuSn, ये 10%, ये जो है 90% प्रेजेंट होता है। इसके जैसे बर्तन भी होते हैं जो शादियों में यूज होते हैं ना खाना सर्व करने के लिए, उसमें भी जनरली यूज करा जाता है ब्रॉन्ज का। ठीक है, ये एक तरह का एलॉय है। आगे आती है एक जर्मन सिल्वर, ये भी एक एलॉय है, किसका, कॉपर का, जिंक का, निकल का। सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर ही मेटल प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब है, कॉपर है, जिंक है, निकल है। कॉपर कितना है 60, जिंक कितना है 20 और निकल कितना है 20, ये सब प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं जर्मन सिल्वर। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये दिखती है। एक और आता है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। ठीक है, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, साथ में निकल प्रेजेंट होता है थोड़ी मात्रा में, और क्रोमियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि स्टेनलेस स्टील में आयरन प्रेजेंट होता है, साथ में थोड़ा निकल प्रेजेंट होता है, या कॉपर क्रोमियम भी प्रेजेंट हो सकता है। उसे क्या बोल देंगे हम, स्टेनलेस स्टील बोल देंगे, यानी ऐसी स्टील जिसके अंदर दाग नहीं पड़ते, थोड़ा रस्टिंग नहीं होती, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ निकिल और कॉपर के साथ, निकिल और क्रोमियम के साथ कंबाइन कर देते हैं आयरन को, और जो बनता है उसे हम स्टेनलेस स्टील कह देते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। तो ये था बेटा हमारा जो है मेटल एंड नॉन मेटल का वन शॉट, जिसके अंदर हमने मेटल की बात कर ली कि प्रॉपर्टी क्या है, साथ ही साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब प्राप्त कैसे करेंगे यानी एक्सट्रैक्शन की बात कर ली, उसके अंदर हमने मिनरल्स देख लिए, और देख लिए, कैल्सिनेशन देख लिया, रोस्टिंग देख लिया, फिर उसके बाद रिडक्शन के अलग अलग मेथड देख लिए कि कार्बन से कैसे रिड्यूस करेंगे, एल्यूमिनियम से कैसे करेंगे, और साथ में फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देख ली। और अंत में हमने बात कर ली कि कोरिजन क्या होता है, यानी रस्टिंग किस किस तरीके से हो सकती है। तो आपको कॉपर की रस्टिंग हो गया, या आयरन की रस्टिंग हो गई, उसके बाद सिल्वर की रस्टिंग हो गई, ये तीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमने बात करी एलॉय क्या है, मिक्सचर होते हैं मेटल्स का। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा वन शॉट के अंदर कवर कर लिया। और इसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, उसका भी वन शॉट डाल रखा है, उसको भी अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके चैप्टर नंबर 1 भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और साथ ही साथ मैंने जो चैप्टर नंबर 2 है यानी एसिड बेस और सॉल्ट, उसके बारे में भी डाल दिया, जिसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, रिएक्शंस हैं जो आपको डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।